अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 21 सेकेंड ईयर का। और पहले ये चैप्टर लास्ट ईयर में प्रीवियस जितने भी ईयर्स गुजरे हैं उनमें ये चैप्टर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा जाता था, लेकिन 2023 में पेयरिंग चेंज हो गया, ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चंस में ऐड हो गया और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि हमने इसमें कौन सी हेडिंग्स बनानी है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग उस पूरे को देखेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग बायो के नोट्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये देखेंगे, मैं आपको एंड पे पूरी पिक्चर भी इस पेज के अटैच करूंगी कि एक पेज के ऊपर पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, पूरा चैप्टर आपको एक पेज पे मिल जाता है विद एवरी हेडिंग। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर करनी है। इसमें थोड़ी सी मेहनत है लेकिन ये इतनी आसानी देता है। ये हैंडमेड नोट्स हैं, ये मैंने खुद बनाए हुए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ये नोट्स बना कैसे सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये बनाए कैसे हैं। अब मैंने इधर लिखा हुआ है पॉइंट्स में। ठीक है, आप पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनके मेन वर्ड्स हैं कि इस अब ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन के 3 मेन पॉइंट्स कौन से हैं। ठीक है, उन वो 3 वर्ड्स ज़रूरी हैं डेफिनेशन के अंदर लिखना, फिर जो है ना ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है। पहली डेफिनेशन है सेल साइकिल की। ठीक है, इसमें हमने लिखा हुआ है सीरीज ऑफ चेंजेस। ठीक है, सीरीज ऑफ चेंजेस, फिर आते हैं पीरियड ऑफ ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। अब बात आती है कि हमने इसको डेफिनेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। आप लोगों को अगर पता हो तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, द सेल अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस विच इन्वॉल्व्स पीरियड ऑफ ग्रोथ, replication of DNA followed by cell division. This is called cell cycle. ठीक है, तो ये देखिए, ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ना, ये उस डेफिनेशन में यूज हुई हैं। हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। तो हमने ये 3 वर्ड्स लिखे, हमारी डेफिनेशन कंप्लीट, हमारे नोट्स बन गए। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं जी इसके फेजेस। इसके 2 फेजेस हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज कौन सा फेज होता है, जो नॉन अपेरेंट डिवीजन होती है, जिसमें नॉन अपेरेंट डिवीजन होती है। और माइटोटिक फेज जो होता है वो पीरियड ऑफ डिवीजन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटरफेस। इंटरफेस के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन करनी है। ये पीरियड ऑफ सेल साइकिल, पीरियड ऑफ सेल साइकिल होता है किसके दरमियान, बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स, 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स के दरमियान पीरियड ऑफ सेल साइकिल होता है इंटरफेस। ठीक है, अब इसको ये जो मैंने डिफरेंट कलर्स के साथ पॉइंट्स लिखे हैं ना, ठीक है, ब्लू के अलावा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको मिसलीडिंगली हम कहते हैं रेस्टिंग फेज, और ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, मिसलीडिंगली हम इसको कहते हैं रेस्टिंग फेज। उसके बाद आ जाती जी है इसके सब फेजेस। तो सब फेजेस में पहले आता है जी G1 फेज। G1 फेज क्या होता है, ये होता है टाइम बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन डीएनए सिंथेसिस। इसमें डीएनए सिंथेसिस की इनिशिएशन होती है और टाइम होता है बिटवीन माइटोसिस एंड। ठीक है, और इसको हम लोग पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज। और एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसमें होती है। ड्यूरेशन इसकी होती है हमारे पास 9 आवर्स। और इसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं, सेल ग्रोथ मतलब साइज इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, इंजाइम सिंथेसाइज्ड और इंजाइम्स बनते हैं, डीएनए बेस यूनिट्स अक्यूमुलेट। ठीक है, डीएनए के जो बेस यूनिट्स हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो ये हमारा ये इतना देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आ गया G1 फेज। अब इसमें देखिए आपकी हेडिंग्स बन रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्यूरेशन इसकी कितनी है, इसमें इवेंट्स कौन से हैं, और ये देखिए इसमें G1 फेज में आपकी 3 हेडिंग्स बन गई। इसी तरह अब देखिए ये एक न्यू चैप्टर है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से कोई भी लॉन्ग आ सकते हैं, आपने इसको अच्छे से रेडी कर लेना है। और जब आप हर एक हेडिंग को इसी तरह बना के याद कर लेंगे ना, तो आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों रेडी हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा जो है सब फेजेस में दूसरा फेज है वो है G0 फेज। इसमें जो होता है सेल इन G1 फेज एग्जिट सेल साइकिल। ठीक है, ये होता है एंटर G0 फेज। जब G1 फेज में से वो निकलता है तो वो किस में एंटर होता है, G0 फेज में से। G1 फेज ये था, इसमें से सेल एग्जिट हुआ तो एंटर हुआ G0 फेज में। रिमेन्स देयर फॉर डेज, वीक्स और लाइफ टाइम। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन थी 9 आवर्स और इसकी ड्यूरेशन क्या है कि यहाँ पर ये डेज, वीक्स और इवन लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। हम यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं कि ये इसकी जो है ना वो ड्यूरेशन है। ठीक है, दिस इज ड्यूरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एस फेज, दी सिंथेसिस फेज। इसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। ठीक है, और ये G1 को फॉलो करते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 10 आवर्स होती है और इसके जो इवेंट्स होते हैं ना वो डीएनए सिंथेसिस, हिस्टोन सिंथेसिस,
क्रोमोसोम रेप्लिकेट, इसमें क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है, हिस्टोन बनता है और डीएनए बनता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फेज आता है वो है G2 फेज। ये होता है, ये जस्ट बिफोर माइटोसिस, माइटोसिस से बिल्कुल पहले ये होता है, ठीक है। एनर्जी रिजर्व डिपॉजिट, आरएनए एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स सब यूनिट सिंथेसाइज, ठीक है। इसमें आरएनए और माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो सब यूनिट्स होते हैं ना वो बनते हैं और इसकी ड्यूरेशन है 4.5 आवर्स, मतलब 4.5 घंटे, ठीक है। अब इन सबकी ड्यूरेशन के एमसीक्यू आते हैं, देखिए मैंने हाईलाइट किया हुए हैं। 9 आवर्स G1 फेज, G2 जो है ये डेज, वीक्स और इवन लाइफ टाइम। एस फेज जो होते हैं इसकी ड्यूरेशन होती है 10 आवर्स और जो G2 फेज है इसकी ड्यूरेशन होती है 4.5 आवर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी माइटोटिक फेज। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो सेल साइकिल के 2 फेजेस थे, ये देखें इंटरफेज और माइटोटिक फेज, उसमें से हमने इंटरफेज को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे माइटोटिक फेज को, ठीक है। ये वाला माइटोटिक फेज होता है जी पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन का पीरियड होता है। ऑर्डरली अरेंजमेंट, इसमें अरेंजमेंट होती है। क्रोमेटिड सेपरेशन अकर, और क्रोमेटिड की जो होती है वो सेपरेशन इसमें होती है। इसकी जो डिवीजन है वो 2 चीजों में है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। डिवीजन इसकी है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इसकी जो ड्यूरेशन है वो होती है 30 मिनट्स, ठीक है। ये भी एमसीक्यू बनते हैं और इसके जो चेक पॉइंट्स है वो है ईच स्टेज चेक पॉइंट्स डिटर्मिन फेट ऑफ न्यू फेज, ठीक है। ये हमारे ये दोनों फेजेस सेल साइकिल के हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है माइटोसिस। माइटोसिस होता है जी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल एज डेट इन पेरेंट सेल। जैसे डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही पेरेंट सेल में होते हैं। दिस इज कॉल्ड माइटोसिस। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो है प्लांट्स और एनिमल्स में ये इसकी हेडिंग है, ठीक है। ये देखिए मैं जिसके आगे ये जो होता है निशान होते हैं ना, ये हेडिंग होती है, ठीक है, आपने याद रखना है। स्टेप्स ऑफ माइटोसिस इज सिमिलर इन बोथ प्लांट्स और एनिमल में। जो स्टेप ऑफ माइटोसिस है ना वो सेम होंगे। मेन इवेंट्स बेस्ड एनिमल सेल, ठीक है। अब इनकी अक्रेंस होती है डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल। इनकी अक्रेंस है डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल। फेजेस ऑफ माइटोसिस, अब माइटोसिस के फेजेस कौन कौन से है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इसका जो मेन वर्ड है ना वो है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में होता ही क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। साइटोकाइनेसिस में जो है वो डिवीजन ऑफ होल सेल। इसमें साइटोकाइनेसिस में पूरा जो सेल होता है उसकी डिवीजन होती है और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास कैरियोकाइनेसिस। वन न्यूक्लियस डिवाइड इंटू 2 न्यूक्लियोलाई, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में होता है एक न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस किसकी होती है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और अब कैरियोकाइनेसिस में एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियोलाई में, ठीक है। मेन प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का मेन प्रोसेस होता है। आगे इसकी हेडिंग आ जाती है जी माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस, ये यहाँ पर ये एक चीज ऐड करने वाली थी जो मिस हो गई थी मुझसे। प्लांट हैव एनालॉग पोर्शन टू सेंट्रियोल डेट प्रोड्यूस्ड माइटोटिक अपरेटस, ठीक है। ये इस माइटोटिक अपरेटस से पहले ये लाइन आएगी। माइटोटिक अपरेटस होता है फॉर्म्ड बाय वेरियस काइंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स। माइटोटिक अपरेटस एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये बनता है वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स। उसके बाद है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट आउटवर्ड, ये आउटवर्ड रेडिएट होता है टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। ये एमईएम मेम्ब्रेन का जो है वो कर रहा है। और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है अदर 2 फॉर्म स्पिंडल्स। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है जी काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये अटैचमेंट एट काइनेटोकोर स्पेशल प्रोटीन स्ट्रक्चर एट सेंट्रोमियर, ठीक है। ये इसकी 2 लाइन, इसमें ये 2 लाइन्स आ रही हैं कि पहला है अटैचमेंट एट काइनेटोकोर स्पेशल प्रोटीन स्ट्रक्चर एट सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के करीब जो है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर बनते हैं। अब हमारी ये एक लाइन कंप्लीट होगी। इसी तरह आपने नोट्स बना लेने हैं। उसके बाद जी हमारे पास थर्ड वाला आ जाता है जी पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स नॉट लिंक टू क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के साथ जुड़ी नहीं होती। कंटिन्यूअस फ्रॉम वन पोल टू अदर, एक पोल से दूसरे पोल तक कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। अब देखिए हमारे पास इसका पहला था जो है वो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, उसके बाद था काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल और जो थर्ड वन है वो है हमारे पास पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। अब जो है वो कंपोजिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रहे हैं। प्रोटीन ट्यूब्यूलिन होती है इसमें और ट्रेसेस ऑफ आरएनए, ये कंपोजिशन है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से और ट्रेसेस ऑफ आरएनए से। और ये एमसीक्यू भी आ जाते हैं। माइटोटिक अपरेटस माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर
उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास माइटोटिक अपरेटस, माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, एस्टर एंड स्पिंडल, ठीक है। सिग्निफिकेंस इनकी आ जाती हैं, उसके अंदर आता है जी कैप्चर एंड अटैच क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम को कैप्चर भी करते हैं और उसके सारे अटैच भी होते हैं। अलाइनिंग एट स्पेसिफिक पोजीशंस एंड सेपरेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन डॉटर सेल्स, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डॉटर सेल्स के अंदर। न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर हो जाता है और साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाता है, ठीक है। ये इसके सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स हैं। उसके बाद आ जाती है जी हमारी स्टेजेस, इसके अंदर 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब हम चारों स्टेजेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्रोफेज हमारी पहली स्टेज है, ये होता है लेंथी फेज, और ये इसका एमसीक्यू होता है कि लेंथी फेज कौन सा होता है, ये अक्सर एमसीक्यू आता है, तो इसमें आता है प्रोफेज। फिर आ जाता है लार्ज इवेंट्स अकर किस में होते हैं, प्रोफेज में। उसके बाद इसकी हेडिंग आती है जी क्रोमेटिन, यूजिंग हिस्टोलॉजिकल स्ट्रेन्स, नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स। और इसके बाद आ जाए विजुअलाइज क्रोमेटिन, क्रोमेटिन इसमें विजुअलाइज होते हैं। फिर आ जाते हैं जी इसके इवेंट्स, क्रोमेटिन मटीरियल, कंडेंस्ड, फोल्डिंग और क्रोमोसोम थिन थ्रेड, ठीक है। 0.25 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर तक होती है इसकी लेंथ एट बिगिनिंग। ये जो लेंथ है ये बिगिनिंग में होती है, इट मीन स्टार्ट में होती है। एट एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल रिलीज, ठीक है। जब एंड होता है ना तो इसका न्यूक्लियर एनवेलप जो है ना वो डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर मटेरियल रिलीज हो जाता है। न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर, माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज एंड साइटोप्लाज्म की जो विस्कोसिटी होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। ये हमारा एक फेज हो गया प्रोफेज। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर जो हमारी पहली हेडिंग है वो है सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच एट अ पॉइंट स्पेशल एरिया काइनेटोकोर, ठीक है। कहाँ पर आकर जुड़ती हैं, काइनेटोकोर के पास। फिर आ जाता है जी मेटाफेज प्लेट, स्पिंडल्स अटैच टू काइनेटोकोर, यहाँ पर जो स्पिंडल्स होते हैं वो काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। अलाइनेट इक्वेटर, ईच काइनेटोकोर गेट 2 फाइबर, 1 फ्रॉम ईच। जो ईच काइनेटोकोर होती है वो 2 फाइबर्स लेती है, दोनों में से एक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा तीसरा फेज एनाफेज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी एनाफेज, ये होता है मोस्ट क्रिटिकल फेज है, मैंने इसको हाईलाइट किया क्योंकि एमसीक्यू बन जाता है। क्रोमाटिड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इसमें क्रोमाटिड्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। काइनेटोकोर कॉन्ट्रैक्ट टूवर्ड्स रिस्पेक्टिव पोल, काइनेटोकोर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स अलोंग इलोंगेट्स, ठीक है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट्स हो जाती हैं। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट सेंटोमेयर, हाफ सिस्टर क्रोमेटिड ट्रेवल्स ईच पोल, ये हाफ जो होती है ना वो ईच पोल की तरफ ट्रेवल कर जाती हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है जी टीलोफेज, टर्मिनेट्स एनाफेज, स्टार्ट्स टीलोफेज। क्रोमोसोम डीकंडेंस अल्टीमेटली डिसअपेयर, जब वो डीकंडेंस्ड होते हैं तो वो अल्टीमेटली डिसअपेयर हो जाते हैं। डीऑर्गेनाइज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रीऑर्गेनाइज न्यूक्लियोलाई, डीऑर्गेनाइज हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और रीऑर्गेनाइज हो जाती है न्यूक्लियोलाई, रिजल्टिंग 2 न्यूक्लियाई, इसके रिजल्ट में 2 न्यूक्लियोलाई बन जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये होती है डिवीजन ऑफ होल सेल। देखिए हमने पहले यहाँ पर पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस होती है हमारे पास से डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस होती है डिवीजन ऑफ होल सेल। ये कैरियोकाइनेसिस यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक है। डिवीजन ऑफ होल सेल, डिफरेंट इन माइटोटिक इवेंट्स इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल के जो माइटोटिक इवेंट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। नो सेंट्रियोल इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर नो सेंट्रियोल नहीं होती। हायर प्लांट्स लैक विजिबल सेंट्रियोल, जो हायर प्लांट्स होते हैं ना उनमें सेंट्रियोल वाजे नहीं होती। डेफिनेट शेप ऑफ प्लांट सेल की डेफिनेट शेप, नॉट चेंज ग्रेटली कंपेयर्ड विद एनिमल सेल, सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल, ठीक है। आगे है जी फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्म्ड इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्म ये बन रहा है जी फॉर्म फ्रॉम वेसिकल, फिर बनता है जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर बनता है ओरिजिनेट मेटाफेज, फिर जो होता है ये फ्यूज हो जाते हैं एंड ऑफ टीलोफेज में। उसके बाद फ्रेगमोप्लास्ट बन जाते हैं। ये फ्रेगमोप्लास्ट कैसे बनते हैं ये उसका पूरा साइकिल है, ठीक है। उसके बाद जी आ जाता है जी हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी मटीरियल,
हेरिडिटी मटेरियल होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन डॉटर सेल्स के अंदर हेरिडिटी मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिमेन्स सेम, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे रिमेन सेम होगी, नो क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन, ना क्रॉसिंग ओवर होगी और ना ही रिकम्बिनेशन होगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगी। सिमिलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल, पेरेंट से लेकर डॉटर सेल तक जो है वो एक ही इंफॉर्मेशन जाएगी। उसके बाद आ जाती है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो आप सबको पता होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास रीजनरेशन, रीजनरेशन तो हम सबको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट्स होती है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास हीलिंग ऑफ वाउंड, हीलिंग ऑफ वाउंड अकर ड्यू टू माइटोसिस, ठीक है, जख्म का भरना। रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल्डर सेल्स कैसे रिप्लेस होंगे, एज इन केस ऑफ ब्लड सेल्स इन्वॉल्व माइटोसिस, माइटोसिस जो है वो इन्वॉल्व होगी इन केस ऑफ ब्लड सेल्स। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ किसमें, ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन ऑर्डरली कंट्रोल्ड माइटोसिस। उसके बाद आ जाती है जी टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हैं सारे, ठीक है। सीक हेल्प थ्रू माइटोसिस, फॉर दिस देयर नीड एन ऑर्डरली कंट्रोल्ड माइटोसिस अदरवाइज डिजीज अकर, अगर हम यहाँ पर एक कंट्रोल्ड माइटोसिस नहीं करवाएंगे तो डिजीजेज यहाँ पर होने के चांसेस होते हैं, हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी कैंसर, कैंसर जो है ये एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है और ये जो है वो डिफरेंस भी आता होता है कैंसर सेल्स में और नॉर्मल सेल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। कैंसर की जो डेफिनेशन है वो एबनॉर्मल या फिर अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आ जाता है जी ट्यूमर, अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स, जो अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स प्रोलिफरेट इन अनकंट्रोल्ड फैशन, ठीक है, अनकंट्रोल्ड फैशन में प्रोलिफरेट करते हैं तो इसको हम कहते हैं जी ट्यूमर। उसके बाद आ जाता है जी टाइप्स ऑफ ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर्स और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, इन दोनों का डिफरेंस बहुत कॉमन है, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जी स्मॉल साइज्ड और लोकलाइज्ड होते हैं, बिहेवियर लाइक नॉर्मल सेल्स की तरह बिहेव करते हैं और ये ट्रीटेबल होते हैं, अगर ये बन जाए बिनाइन ट्यूमर्स तो ये ट्रीटेबल होते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ये मैसेज ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, डिवाइड मोर रैपिडली, ये ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करते हैं, स्प्रेड टू अदर टिश्यू एंड बॉडी पार्ट्स और अदर टिश्यूज़ की तरफ, जो दूसरे टिश्यूज़ होते हैं उनकी तरफ तेज़ी से ये स्प्रेड होते हैं। फिर पैटर्न ऑफ स्प्रेडिंग के ये कैसे स्प्रेड करते हैं, पहला पैटर्न है जी इन्वेजन और दूसरा है जी मेटास्टेसिस। इन्वेजन में होता है स्प्रेड टू नेबरिंग टिश्यू, नेबरिंग टिश्यू की तरफ जो है ये स्प्रेड होते हैं, रूट्स ग्रो कर जाती हैं और पेनिट्रेट टू अदर, दूसरों की तरफ पेनिट्रेट कर जाती हैं। उसके बाद आता है जी मेटास्टेसिस, बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम सेट up areas of proliferation away from site of original appearance, ठीक है। establishment of secondary areas of cell, secondary areas of cell की establishment हो जाती है। अब ये देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैंसरस सेल्स एंड नॉर्मल सेल्स, ये जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया था ये वही है, ठीक है। अब इसमें देखिए लेस डिफ्रेंशिएटेड देन नॉर्मल सेल्स, ठीक है, नॉर्मल सेल से लेस डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। मोर न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये जो एरोज हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाई एंड लो कंसेंट्रेशन को, ठीक है। उसके बाद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होती है, हाई रेट ऑफ माइटोसिस होती है। फिर इनके जो काजेज हैं वो म्यूटेशन होती है, इसमें होती है सोमेटिक सेल्स में। कैंसर रिजल्ट्स अकुमुलेशन ऑफ 3 to 20 म्यूटेशंस, ठीक है, 3 to 20 म्यूटेशंस। फिर चेंजेस इन कैंसरस सेल्स, जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनमें कौन से चेंजेस आते हैं वो ये हैं, ब्रेक कांटेक्ट विद अदर सेल्स, जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो दूसरे सेल्स के साथ कांटेक्ट ब्रेक कर देते हैं। ओवरकम रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल मूवमेंट की रेस्ट्रिक्शन को ओवरकम कर लेते हैं, किसके जरिए, बाय बेसल लेमिना एंड अदर्स इन्वेड अदर बॉडी बाय मेटास्टेटिक सेल्स, ठीक है। उसके बाद बी वाला है, ये इसका ए पार्ट था और ये है प्रोलिफरेट अनलिमिटेडली विदाउट कंसीडरिंग
चेक्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ बॉडी, ठीक है, प्रोलिफरेट अनलिमिटेडली विदाउट कंसीडरिंग दी चेक्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ बॉडी, ठीक है। अब ये हमारा डिस्कस हो गया है साइटोकाइनेसिस तक। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट डिस्कस करेंगे, और इसकी मैं एंड पे पिक्चर भी जो है वो पेस्ट कर दूंगी। आप लोग वहाँ से भले ही इसको कॉपी कर ले, भले ही आप खुद बना ले इसको, ठीक है। हम इन सब का बुक के ऊपर भी नोट्स बना सकते हैं, बुक के ऊपर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बुक है, तो ये देखें, ये मैंने डेफिनेशन की हेडिंग्स बनाई हुई हैं। उसके बाद ये इंटरफेज यहाँ तक है, फिर ये माइटोटिक फेज यहाँ तक है, फिर ये जो इंटरफेज है इसकी डेफिनेशन है। ये इसमें ये देखें रेस्टिंग फेज कहते हैं, ये मैंने एमसीक्यू मेंशन किया हुआ है। फिर इसकी डिवाइडेड होता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ये इसी तरह ना हम इन सब की देखिए बुक के ऊपर भी हम लोग सारा इनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो पेज के ऊपर लिख लें। मैं अगर सही बताऊं तो पेज के ऊपर लिखना ज़्यादा ईजी है। आप लोग देख के भी लिख सकते हैं। मैंने क्योंकि बुक से देख के ही जो मेन पॉइंट्स थे ना मैंने वो किए हुए हैं वहाँ पे मेंशन। तो उससे ये होता है कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो हमें एक ही साइड पे मिल जाता है, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजीनेस हो जाती है इसको मेंशन करना। जिस तरह अब ये क्लाइंस फिल्टर सिंड्रोम आगे इंशाल्लाह ये चैप्टर यहाँ तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर पूरी डिस्कशन करेंगे, और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को अगर लिखेंगे ना, जितनी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग्स होती हैं उतना ही ज़्यादा हमारा जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन अट्रैक्टिव लगता है। इसलिए मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि एक एक जो पॉइंट है ना उस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उसकी भी हेडिंग बने। तो बाकी इंशाल्लाह अब बाकी जो चैप्टर हमारा रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, और आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, और इसको आप अगर एक पेज पे बना लेंगे ना तो इजीली। ये देखिए मैंने भी पूरा चैप्टर ये एक पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये एक ही पेज पे लिखा हुआ है, और ये बहुत खूबसूरत भी लगता है और आपका काम भी ईजी हो जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।